तो मेरे भाई वन पीस मांगा चैप्टर 1168 काफ़ी एक ब्यूटीफुली पेश चैप्टर था। जब मैं चैप्टर को रीड कर रहा था मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं मेरे आंखों के सामने कोई एक मूवी सीन को अनफोल्ड होते हुए देख रहा हूँ यार। उतना मेरे को ये चैप्टर पसंद आया है। अब हालांकि मैं बोलूँगा कि ये चैप्टर बिट्स एंड पीसेस में काइंड ऑफ स्ट्रक्चर किया गया है, इन सेंस कि हमको सब सारा सीन बिट्स एंड पीसेस में दिखाई देता है। ऐसा नहीं हमको दिखाई दे रहा था कि कम्प्लीटली जो हम लोग सीन्स को देखना चाहते थे पूरी तरीके से उसके ऊपर एक्सट्रैपुलेट नहीं किया गया है। बट नथिंग द लेस जिस तरीके से इसको स्ट्रक्चर किया गया है कि किस तरीके से ये चैप्टर अनफोल्ड होता है वो मेरे हिसाब से काफ़ी कूल था और उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे यार। ये चैप्टर के अंडरबेली में हमको कई सारे एस्पेक्ट्स को हैविली इन्वॉल्व किया गया दिखाई दे रहा था, जैसे कि जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट यहाँ पर इन्वॉल्व था, इंटरनल पॉलिटिक्स यहाँ पर इन्वॉल्व था, ओवरऑल पॉलिटिकल सिनारियोज यहाँ पर इन्वॉल्व था, यहाँ पर बिट्रेयल का एस्पेक्ट हमको दिखाई दे रहा था, इमोशनल एस्पेक्ट दिखाई दे रहा था। तो होलिस्टिकली अगर मैं बात करूँ देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी सैड अबाउट दिस चैप्टर मैन, एंड आई रियली लव द वे ओडा हैज बेसिकली पेस्ड द चैप्टर, जैसे मैंने बोला मेरे वीडियो के स्टार्ट में। अब मैं पहले तो बात करना चाहता हूँ किंग हेरल्ड के कैरेक्टर के बारे में कि किस तरीके से किंग हेरल्ड के कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया गया है। इनिशियली जब हम लोग किंग हेरल्ड के कैरेक्टर को देख रहे थे वो बहुत ही एक सैवेज बंदा था, पर जब वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है आयदा तो उसका दिल बदल जाता है। वो एक राह पे निकल पड़ता है कि किस तरीके से वो पूरा एल्बेफ का जो रेपुटेशन है वो पूरे दुनिया में चेंज करेगा, वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ अ किंग बनेगा। जो हिस्ट्री रहा है ब्रूटैलिटी का एल्बेफ का उसको वो चेंज करने वाला था, उसको वो चेंज करना चाहता था। दूसरे कंट्रीज में हम देख रहे थे उसका डिप्लोमेटिक एफर्ट्स दूसरे कंट्रीज के साथ, डिप्लोमेट्स वो भेज रहा था डिफरेंट कंट्रीज में। और हमने ये भी देखा था कि जब एल्बेफ को ज़रूरी पड़ा था, जब वहाँ पर फैमिन आया था, तब डिफरेंट कंट्रीज ने, दूसरे कंट्रीज ने ही एल्बेफ में फूड सप्लाईज या कई सारे असिस्टेंस को प्रोवाइड करके एल्बेफ के सिचुएशन को बचाया था। कंप्लीटली चीज़ें डाउन राइट केओटिक हो गया था यहाँ पर, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटोरिएट हो रहा था, सिचुएशन डिटोरिएट हो रहा था एल्बेफ के फैमिन में। पर क्योंकि बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस से असिस्टेंस आया, हमारे भाई किंग हेरल्ड के गुडविल के वजह से, उसके डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के वजह से ये डायर टाइम में वो असिस्टेंस आया, उसकी वजह से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी रुक गया था। ऐसा नहीं हुआ कि मतलब विलेज फाइट कर रहे थे एक दूसरे के साथ, पर जब ये असिस्टेंस आया सब सारी चीज़ें जब बेहतरी की तरफ गया तो स्टेबलाइज हो गया एल्बेफ एज अ कंट्री। तो किंग हेरल्ड का हमको एफर्ट दिखाई दे रहा था, डिटर्मिनेशन दिखाई दे रहा था, कन्विक्शन दिखाई दे रहा था कि वो किसी भी हालत में एल्बेफ का रेपुटेशन सुधारना चाहता था। और उसका जो मेजर चीज़ था कि वो कैसे ये करता वो ये था कि वो चाहता था कि एल्बेफ को अफिलिएट करवाया जाए वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। अब हालांकि किंग हेरल्ड को जुरल ने बताया था कि तेरा जो तू एफर्ट डाल रहा है वो सही डायरेक्शन में है, पर वर्ल्ड गवर्नमेंट का जो डायनेमिक है जायंट्स के साथ, एल्बेफ के साथ, वो सिर्फ तेरे एफर्ट की वजह से सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रज का एलिमेंट भी आता है। हमको यहाँ पर गालिरा के बारे में पता चल रहा था, एंशिएंट वॉर्स के बारे में पता चल रहा था, बाद में वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में थोड़ा एंगल यहाँ पर आ गया था। पर फिर भी ये सब सारी चीज़ें जानने के बाद भी किंग हेरल्ड पुश कर रहा था एल्बेफ को ज्वाइन करने के लिए, अफिलिएट करवाने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि अगर वो अफिलिएट होता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ तो अगर जब वो मतलब डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपना बिजनेस कंडक्ट करेगा तो डिफरेंट कंट्रीज या दूसरे कंट्रीज भी मुसीबत में नहीं आएंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एल्बेफ अगर अफिलिएटेड नहीं रहेगा वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ और एल्बेफ अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज के साथ, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, बहुत हाई चांसेस है कि डिफरेंट कंट्रीज बेसिकली वर्ल्ड गवर्नमेंट के रेडार में आए कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ अफिलिएट होकर डिफरेंट कंट्रीज क्यों एल्बेफ को मदद कर रहे हैं, जब एल्बेफ बेसिकली अफिलिएटेड नहीं है वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट यहाँ पर एक हेजेमोनिक पावर है और किंग हेरल्ड को अपने एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए किसी न किसी तरीके से एक वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ डील करना ही पड़ेगा। वो उसके लिए मतलब किंग हेरल्ड के लिए बहुत ज़्यादा क्लियर होते जा रहा था। ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि मैं कंप्लीटली बोल रहा हूँ यहाँ पर कि किंग हेरल्ड गलत है या सही है। किंग हेरल्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ अफिलिएट होना चाहता था क्योंकि वो अपने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ब्रॉडर जो इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करना चाहता था, जो है बेटर कोऑपरेशन विद द रेस्ट ऑफ द अफिलिएटेड कंट्रीज हु आर विद द वर्ल्ड गवर्नमेंट। पर किंग हेरल्ड को पता नहीं था वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में, कैसे है क्या है वो सब सारी चीज़ें हैं। तो हमारा भाई जब रॉक्स डिजाबैक आता है पूरे सीन में, रॉक्स डिजाबैक बोलता है कि तू अगर मेरे साथ देगा तो हम लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट को कोलैप्स करा देंगे। ज़बैक दोस्त बनता है किंग हेरल्ड का और हमको पता है कि उनके बीच में डायनेमिक कितना मतलब कूल डायनेमिक था, बहुत ही एक ओपन रिलेशनशिप था, दोनों लोग एक दूसरे को ट्रस्ट करते थे। ज़बैक तो डेफिनेटली किंग हेरल्ड को ट्रस्ट करता था, वो अपने लिनिएज के बारे में बताता है, अपने एंसेस्टर के बारे में बताता है, अपने एम्बिशंस के बारे में बताता है। ज़बैक चाहता था कि किंग हेरल्ड उसको ज्वाइन करे। वहाँ पर एक फ्रेंडशिप का एस्पेक्ट भी था, पर वहाँ पर एक इंटरेस्ट का भी एस्पेक्ट था, क्योंकि ज़बैक को बहुत ही क्रूशियली किंग हेरल्ड का स्ट्रेंथ चाहिए था। पर हमारा भाई किंग हेरल्ड ये सब सारे ज़बैक की बातें सुन के उसको नकारते जाता है और एट द एंड ऑफ द डे हम लोग क्लैश भी देखते हैं और किंग हेरल्ड
और ज़बेक के बीच में। पर अभी तक ये सब सारी ज़बेक की बातें सुनने के बाद भी किंग हैरल्ड अपने एम्बिशन में अड़ा रहा, वो अपने इंटरेस्ट में अड़ा रहा। उसको मतलब चाहिए था कि वो अफिलिएट हो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। हम देखते हैं हमारे भाई ज़बेक का डिमाइस किस तरीके से होता है पूरे गॉड वैली इंसिडेंट में। और अल्टीमेटली जब ज़बेक का कोलैप्स होता है, ज़बेक का डिमाइस होता है, उसका डेथ होता है अपेरेंटली, तो यहाँ पर हमारा भाई किंग हैरल्ड एब्सोल्युटली डेवास्टेटेड था। किंग हैरल्ड के सामने अभी मतलब जो उसको दिखाई दे रहा था वो यही था कि वो अफिलिएट करवाए वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। उसका मेंटेलिटी समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि उसका जो बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त था यहाँ पर वो रिग्रेट भी कर रहा था। उसके मन में काइंड ऑफ गिल्ट भी था कि मैंने अपने दोस्त को मदद नहीं किया और मेरा दोस्त उसको उसका डेथ हो गया एट द एंड ऑफ द डे गॉड वैली आइलैंड पे। तो अभी इस टाइम पे इस पूरे मेंटली इमोशनल स्टेट में जो हमारे भाई किंग हैरल्ड को उसके सामने दिखाई दे रहा था उसको सीन, वो यही था कि वो जो उसका एम्बिशन है उसी रास्ते पे चले। उसके सामने और कोई भी उसको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था इस पूरे क्रिटिकल मोमेंट में। तो वो हम लोग इसी रास्ते पे आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हम देखते हैं किंग हैरल्ड को जाते हुए पूरे इंपेल डाउन पे। वो बोलता है कि मैं स्लेव भी बनने के लिए तैयार हूँ, मैं चाहता हूँ कोऑपरेट करने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ, मैं अपने सिंस को अटोन करना चाहता हूँ, मेरे एंसेस्टर्स के सिन को अटोन करना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट किस तरीके से किंग हैरल्ड को यूज करते हैं। पायरेट एरा जब किंग करता है तब किंग हैरल्ड कई सारे पायरेट क्रूज को स्लॉटर किया जा रहा था वर्ल्ड गवर्नमेंट के कहने पे। तो उस तरीके से हमारा भाई किंग हैरल्ड यहाँ पर गॉड्स ब्लेड बनता है, उसको टैटू दिया जाता है और एक तरीके से वो हेल्प कर रहा था वर्ल्ड गवर्नमेंट को और इसी जरिए से वो अटोन भी कर रहा था अपने एंसेस्ट्रल सिंस को। पर अल्टीमेटली ये चैप्टर में हम देख रहे हैं, ये चैप्टर में जो हो रहा है यहाँ पर हमको पता चलता है कि शैंक्स कोई मिशन की वजह से मारे जवाब पे नहीं है, या शैंक्स मतलब कोई एक मिशन कंप्लीट करने को बोला था वर्ल्ड गवर्नमेंट ने, 5 एल्डर्स ने शैंक्स को, और शैंक्स ने वो मिशन कंप्लीट नहीं किया या टेक ऑन नहीं किया। पर बॉटम लाइन ये है कि शैंक्स यहाँ पर मारे जवाब पे नहीं था। शैंक्स यहाँ पर मारे जवाब पे नहीं था तो क्या होता है कि ऑब्वियसली शैंक्स भी गॉड ब्लेड ही था। शैंक्स जहाँ पर मारे जवाब पे आया था तब वो गॉड ब्लेड था, वो सेम पोजीशन शेयर कर रहा था एज किंग हैरल्ड। नेक्स्ट इन लाइन जो नाइट ऑफ गॉड बनने का जो पूरा एस्पेक्ट आया था, जहाँ पर डीप सी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, एक नया टैटू दिया जाता है एडिशनली उस ओल्ड टैटू के ऊपर। तो नेक्स्ट इन लाइन हमारा भाई शैंक्स था, पर शैंक्स यहाँ पर था नहीं मारी जो पे इस टाइम पे उसने कोई मिशन नकार दिया था। मुझको पता नहीं वो क्या मिशन है, वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा आगे चलते हुए इस स्टोरी में। पर वो मिशन शैंक्स नकारने के बाद जो नेक्स्ट इन लाइन था नाइट ऑफ गॉड के टाइटल के लिए, वो था हमारा भाई किंग हैरल्ड। और जब किंग हैरल्ड कोऑपरेट कर रहा था वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ, कई सारे पायरेट्स क्रू को डिस्ट्रॉय कर रहा था, तब हम देख रहे थे इसी टाइम पे कि किस तरीके से जो एल्बेफ का एक्सपोर्ट था डिफरेंट कंट्रीज के लिए, या मतलब फूड सेक्टर में हो या कोई डिफरेंट सेक्टर में हो, वो इंक्रीज हुए जा रहा था। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देख रहे थे कि डिफरेंट कंट्रीज बात कर रहे थे एल्बेफ के बारे में कि हमको ये एल्बेफ से मंगवाना चाहिए, एल्बेफ में ये अच्छा है वो अच्छा है। तो रेपुटेशन थोड़ा इंक्रीज हो रहा था, इंप्रूव हो रहा था। और एक एस्पेक्ट इसमें ये भी प्ले कर रहा था कि जब ग्रेट पायरेट एरा किक इन करता है तो कई सारे मरीन्स ने हायर किया था जायंट्स को। जायंट्स बेसिकली मरीन्स में इनकॉर्पोरेट किए गए थे, इंडक्ट किए गए थे, एब्जॉर्ब किए गए थे, ताकि जायंट्स का उन लोग स्ट्रेंथ यूटिलाइज कर सके ये ग्रेट पायरेट एरा को कर्ब करने के लिए। तो वो भी एक एस्पेक्ट यहाँ पर प्ले कर रहा था। पर हमारा भाई किंग हैरल्ड मारी जॉब पे जाता है, वो जब नाइट ऑफ गॉड बनता है हम देखते हैं कि मूस को नया टैटू देता है, डीप सी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। हम देख रहे थे हमारा भाई किंग हैरल्ड बोल रहा था कि उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है डीप सी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, ना कि हमारा भाई किंग हैरल्ड स्ट्रांग बन रहा था, पर वो इमॉर्टल भी हो गया था। यहाँ पर इसका ये पूरे नए पावर अप और इमॉर्टैलिटी के एस्पेक्ट्स में जो एक ट्रेड ऑफ था, मेजर ट्रेड ऑफ था, वो ये था कि अब क्योंकि किंग हैरल्ड ने डीप सी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो इस वजह से किंग हैरल्ड लाइफ लॉन्ग एक सब्जेक्ट बन चुका है ईमू का। ये एक मेजर ट्रेड ऑफ था इस पूरी चीज को लेके। पर किंग हैरल्ड इसको ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था। किंग हैरल्ड सब सारी चीजें करने के लिए तैयार था। वो बोल रहा था कि अब उसने क्योंकि डीप सी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है तो इस वजह से अब भी एल्बेफ अफिलिएट हो जाएगा ना वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। ये हमारे भाई किंग हैरल्ड का मेजर एम्बिशन था स्टार्ट से ही। तो हमको पता चलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद एल्बेफ को अफिलिएट करवाया जाएगा वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। ईमू उसको बोलता है, ईमू ये भी बोलता है कि जो एक फाइनल चीज किंग हैरल्ड को करने का जरूरी है वो ये है कि किंग हैरल्ड एल्बेफ में एक पेंटाग्राम बेसिकली इम्प्लांट करेगा, जो हमने देखा था पेंटाग्राम जो कर्स ऑफ अबिस है। और हमारे प्रेजेंट स्टोरी लाइन में हमने देखा है कि यही कर्स ऑफ अबिस के जरिए से शैमरॉक और गुन को इन्वेट करते या एंटर कर पाते हैं एल्बेफ में। तो जब हमारे भाई ईमू ने डीप से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया किंग हैरल्ड के साथ और किंग हैरल्ड को प्रमोट किया गया, किंग हैरल्ड एक तरीके से असेंड हो गया नाइट ऑफ गॉड में, तो इस टाइम पे ही हमारे भाई ईमू ने कंडीशन डाला था कि हमारा भाई किंग हैरल्ड
जाके एक पेंटाग्राम इम्प्लांट करे और एल्बेफ में जाके हमारा भाई किंग हैरल्ड एल्बेफ में जाके वो इम्प्लांट करता है वही सेम पेंटाग्राम या कर्स ऑफ अबिस उसके ही कैसल में। ये सब सारी चीजें जब हो रहा था, जब किंग हैरल्ड जाता है मारीजोआ पे, वो थ्रोन रूम में जाता है, वो ईमू से मिलता है, तब हम देखते हैं कि किंग हैरल्ड बहुत ज्यादा सरप्राइज था कि क्यों एक बंदा बैठा हुआ है थ्रोन पे। यहाँ पर ही इस पूरे सिनेरियो में हमको समझ में आ रहा था कि चीजें गलत जाने वाला है। जो हमारे भाई किंग हैरल्ड का रिएक्शन था ईमू को देख के, जिस तरीके से वो सरप्राइज हो गया था, जिस तरीके से किंग हैरल्ड जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा था, डीप सी कॉन्ट्रैक्ट, तब वो बोल रहा था कि जब एल्बेफ ऑफिशियल पार्ट हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा वर्ल्ड गवर्नमेंट का, तब वो अपना गद्दी छोड़ देगा, वो जो उसका किंग का पोजीशन है उसको छोड़ देगा और किसी दूसरे को रूल करने देगा, फ्रेश ब्लड को रूल करने देगा डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ। यहाँ पर मे बी वो लोकी या हजरुद्दीन के बारे में बात कर रहा था। तो जब ये किंग हैरल्ड बोलता है कि फ्रेश ब्लड को वो रूल करने देगा, किसी और को रूल करने देगा एल्बेफ को, तो ईमू बोलता है कि इसको मतलब तू नहीं डिसाइड करेगा ये सब सारी चीजें, मैं डिसाइड करूंगा कि कौन रूल करेगा एल्बेफ को। तो वहीं पर हमको समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। पर जब किंग हैरल्ड डीप से कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है ईमू के साथ, फिर से वो जाता है एल्बेफ में, वो एल्बेफ में जाके पेंटाग्राम इम्प्लांट करता है, कर्स ऑफ एबिस इम्प्लांट करता है अपने कैसल में। तब हम देखते हैं कि चीजें और भी ज्यादा क्लियर होने लगता है किंग हैरल्ड को। यहाँ पर ईमू बोलता है, यहाँ पर ईमू डायरेक्ट करता है, ऑर्डर देता है किंग हैरल्ड को कि किंग हैरल्ड पूरे एल्बेफ को मिलिटराइज करेगा। किंग हैरल्ड पूरे एल्बेफ में से पूरे एल्बेफ के जायंट्स को एज अ मिलिट्री एसेट की तरह यूज करेगा ईमू के लिए। ईमू ऑर्डर देता है उसको कि जिस तरीके से मरीन्स के पास एक मैसिव आर्मी है, उसी तरीके से उसी साइज का उसको आर्मी चाहिए एल्बेफ के जायंट्स के रूप में। ये एस्पेक्ट में किंग हैरल्ड कंप्लीटली नकारता है। वो मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था ईमू के ऑर्डर्स को, उसको कतई पसंद नहीं आ रहा था ये पूरा ऑर्डर जो ईमू ने दिया था किंग हैरल्ड को। क्योंकि हमको याद रखना चाहिए किंग हैरल्ड बेसिकली बातें कर रहा था, वो बोल रहा था कि वो किस तरीके से जो नया जनरेशन है उन लोग फोकस करेंगे एजुकेशन के ऊपर, प्रॉस्पेरिटी के ऊपर, पीस के ऊपर। वो एल्बेफ के मिलिट्री एम्बिशन के बारे में बात ही नहीं कर रहा था, वो सोच ही नहीं रहा था। वो मतलब कंप्लीटली ब्लाइंडेड हो गया था पास्ट के सीन्स के बारे में, जो कुछ भी परसेप्शन था, जो कुछ भी वॉरियर्स ने किया था एंशिएंट टाइम्स में, उस टाइम पे जो अट्रोसिटीज किया था पूरे दुनिया में, वो अट्रोसिटीज को लेके वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया था, बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा कि इमोशनली डिसीजंस ले जा रहा था जो मे बी बेनिफिशियल हो, बट मिलिट्री एस्पेक्ट के बारे में किंग हैरल्ड ने सोचा ही नहीं था। वो नहीं चाहता था कि फिर से उसके जो सोल्जर्स है, उसके जो लोग हैं वो मिलिट्री में आए या मिलिटराइज करे, या वो नहीं चाहता था एल्बेफ को मिलिटराइज करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग हैरल्ड बहुत ज्यादा रेजिस्ट करता है ईमू के ऑर्डर्स को, पर क्योंकि यहाँ पर किंग हैरल्ड ने डीप सी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ईमू के साथ, वो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है जिसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट या जो दूसरा पहलू ये था, मैंने बात भी किया इसके ऊपर, वो ये है कि किंग हैरल्ड ईमू का एक लॉयल सब्जेक्ट बन गया है और जो कुछ भी ऑर्डर देता है ईमू उसको किंग हैरल्ड को कैरी करना ही पड़ता है। मतलब यहाँ पर हम देख रहे थे किंग हैरल्ड बोल रहा था कि उसकी बॉडी सुन नहीं रहा है उसका। तो मेरे भाई अल्टीमेटली होता क्या है, किंग हैरल्ड अपने गार्ड्स को बताता है कि उसको सब सारे गार्ड्स एक पिलर पे बांधे और वो अपने बेटे को समन करता है, जुरैल को समन करता है। हजरुद्दीन इस टाइम पे एल्बेफ में नहीं था, तो लोकी को बेसिकली समन किया जाता है। जुरैल और लोकी हमने देखा है, ये हमने मतलब एल्बेफ के प्रेजेंट स्टोरी लाइन में भी देखा था कि किस तरीके से लोकी और हजरुद्दीन जाते हैं किंग हैरल्ड के कैसल में और क्या क्या होता है वो हमने देखा था। तो वही हम लोग सीन प्ले आउट करते हुए देख रहे थे। मतलब यहाँ पर प्ले आउट होते हुए हम लोग एब्सोल्युटली मतलब कंप्लीटली नहीं देख पा रहे थे, पर वही जो एस्पेक्ट था वो वहाँ पर फिर से यहाँ पर ये चैप्टर में इंटीग्रेट किया गया है और फाइनली ये चैप्टर को कंक्लूड किया जाता है नरेटर समा बोलते हुए कि किस तरीके से यही टाइम था जहाँ पर सब सारे गार्ड्स ने किंग हैरल्ड को मतलब जान से मार दिया। ऑब्वियसली किंग हैरल्ड ने बोला रहेगा गार्ड्स को उसको स्टैप करने के लिए, वो सब सारी चीजें। तो नरेटर ये चैप्टर फाइनली खत्म करता है कि किस तरीके से किंग हैरल्ड का डिमाइस इसी तरीके से होता है एल्बेफ में, और ये चैप्टर कुछ इस तरीके से खत्म होता है मेरे भाई। अब आयदा और किंग हैरल्ड के बीच में जब ये पूरे चैप्टर में कॉन्वर्सेशन चल रहा था, हमको बताया कि आयदा बहुत ज्यादा बीमार थे, उसको पॉइजन कर दिया था एस्ट्रोड के क्लैन मेंबर्स ने, जिसके वजह से, जिसके बिल्डअप की वजह से हम देख रहे थे कि हमारा भाई प्रिंस लोक
कि पूरे ब्रीवर विलेज को ये फूंक देता है, जिसकी वजह से उसको जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ पर ये चैप्टर में जेल में था, पर जो कॉन्वर्सेशन चल रहा था किंग हेरल्ड और आयदा के बीच में वो बहुत ज्यादा एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन था, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे थे कि किंग हेरल्ड प्रॉमिस कर रहा था आयदा को कि अब सब सारी चीजें बहुत ज्यादा ठीक होने वाला है, वर्ल्ड गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर देंगे एल्बेफ को, हम लोग फिर से एडवेंचर पे जा पाएंगे, बहुत ज्यादा फ्रीली डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में घूम पाएंगे, एल्बेफ के लिए बहुत ज्यादा एक अच्छा बात है। वो सब सारी चीजें यहाँ पर बात चल रहा था। तो आयदा किंग हेरल्ड को बोलती है कि हाँ वो सब सारी चीजें तो सही है, पर जो ये जो वॉरियर प्राइड है एल्बेफ का, वो मतलब उतना बुरा बात नहीं है। आयदा भी इसको रिकॉग्नाइज कर पा रही थी कि जो वॉरियर प्राइड है पूरे एल्बेफ का, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल एलिमेंट है, वो एक कल्चरल एलिमेंट है मेरे भाई। ठीक है, तू मतलब कंप्लीटली अपने कल्चर को जो मतलब डिफाइन करता है, जो डिस्टिंग्विश करता है एक कंट्री को डिफरेंट कंट्री के साथ, वो है उसका कल्चर। अगर एक कंट्री कंप्लीटली अपने कल्चर को कंप्लीटली नकार देता है, उसको मतलब साइड में रख देता है, साइड लाइन कर देता है, मतलब तो उसके बाद है क्या एक कंट्री, एक दूसरे कंट्री का चीप इमिटेशन एट द एंड ऑफ द डे। तो जब आयदा बोलती है किंग हेरल्ड को कि ये जो वॉरियर प्राइड है वो उतना बुरा नहीं है, तो किंग हेरल्ड यहाँ पर टेंट्रम थ्रो कर रहा था। वो बोल रहा था कि पास्ट में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमने इतना बुरा किया, उतना बुरा किया, यहाँ पर हमको गिल्ट ट्रिप करते हुए दिखाई दे रहा था किंग हेरल्ड। और इवेंचुअली आगे चलते हुए हमको पता चलता है कि किस तरीके से आयदा का इवेंचुअली डेथ हो जाता है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल था, यहाँ पर स्नो गिर रहा था, हमको लोकी और हजरतुद्दीन का रिएक्शन भी दिखाई दे रहा था, वो बहुत ज्यादा एक इमोशनल मोमेंट था, वो सब सारी चीजें था ही। बट अल्टीमेटली जो पूरा एस्पेक्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो था जो यहाँ पर आयदा ने मेंशन किया वॉरियर के प्राइड के बारे में। याद रखना चाहिए हमको यहाँ पर, याद रखना चाहिए हमको यहाँ पर, जब हम लोग लिटिल गार्डन में थे, जब डोरी और ब्रॉगी फाइट कर रहे थे, तो इसके ऊपर हैवी एम्फोसिस डाला गया था कि एक वॉरियर क्या है, वॉरियर का प्राइड क्या होता है। और मेरे भाई एल्बेफ के स्टार्ट में जब हम लोग प्रिंस लोकी को देखते हैं, तब वो यही बात कर रहा था कि कैसे उसके डैड ने, उसके बाप ने, किंग हेरल्ड ने काइंड ऑफ घुटने टेक दिया है वर्ल्ड गवर्नमेंट के सामने, और वो बोल रहा था कि एल्बेफ का प्राइड कहाँ पर है, वॉरियर प्राइड कहाँ पर है। हमने ये सिमिलर काइंड ऑफ एस्पेक्ट एको होते हुए देखा है गबान और रेप्लिक के बेटे में, जो कलोन है वो भी मतलब वॉरियर्स के प्राइड के बारे में बात कर रहा था, वो सब सारी चीजें। तो किंग हेरल्ड ने ये जो एक एस्पेक्ट है उसके कल्चर में, एक जो एस्पेक्ट है जो हाँ बुरा हो सकता है पास्ट में, पर जो उसने नकारा, जिस तरीके से उसने नकारा, वो मुझे लगता है कि क्वाइट डेट्रीमेंटल था, बहुत ज्यादा एक बड़ा मिस्टेक था यहाँ पर मेरे हिसाब से। ये चैप्टर में वो एक जो पुराना क्लीशे है जो पॉप कल्चर में, बहुत सारे एंटरटेनमेंट मीडियाज में, बहुत सारे चीजों में बोला जाता है कि यू हैव सोल्ड योर सोल टू द डेविल, उसका यहाँ पर हमको रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा था मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर किंग हेरल्ड ने एक तरीके से अपना सोल बेच दिया, एक तरीके से उसने एल्बेफ को बेच दिया ये पूरा चीज करके इमू के हाथ में। अब ऑब्वियसली जब उसको पता चलता है कि इमू क्या करना चाहता है, इमू का ट्रू इंटेंशन क्या है, वो सब सारी चीजें पता चलता है उसको, तो ऑब्वियसली उसने बैक ट्रैक किया। इसी वजह से हमको मतलब दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से इमू बहुत ज्यादा गुस्सा था, इमू बहुत ज्यादा नाराज था किंग हेरल्ड के साथ। इमू बोल रहा था कि अगर किंग हेरल्ड नहीं होता तो मेरे हाथ में एल्बेफ बहुत पहले से आ जाता। तो हाँ, किंग हेरल्ड ने बहुत सारे मिस्टेक्स किए, बट द एंड ऑफ द डे जब उसको रियलाइज हुआ कि चीजें किस तरीके से एक्चुअल में काम करता है, तो ऑब्वियसली उसने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश किया जितना भी उसको हो सकता है। ये चैप्टर एक नेशन के सॉवरेनिटी के बारे में बात करता है कि क्या प्राइस पे करना पड़ता है सॉवरेनिटी के लिए जब एक हेजेमोन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड गवर्नमेंट एक हेजेमोनिक पावर है जिसके अंडर बहुत सारे कंट्रीज है, जिसके साथ कई सारे कंट्रीज अफिलिएटेड है, और कई सारे कंट्रीज रॉयल ट्रिब्यूट पे करते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट को, क्योंकि उन लोग सोल अथॉरिटी है, उन लोग सोल हेजेमोनिक पावर है इस पूरी दुनिया में। तो इस पूरी दुनिया में जब एक कंट्री अफिलिएटेड नहीं है वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ और वो सॉवरन रहना चाहता है, वो अपना काइंड ऑफ पावर एक्सरसाइज करना चाहता है, तो उसको इस कंडीशन में क्या सहना पड़ता है। ये बहुत ज्यादा एक चीज यहाँ पर ये चैप्टर में पुश कर रहा था कि किस तरीके से एल्बेफ को क्या सहना पड़ा। और हमने मतलब ये एक ट्रेंड, मतलब ये जो पूरे फ्लैशबैक का है उसमें भी हम देख रहे थे, क्योंकि गॉड वैली आइलैंड भी अफिलिएटेड नहीं था वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। तो यहाँ पर हमको पता है कि ऑडवेल में क्या हुआ, उन लोगों ने हंटिंग कंपटीशन रख दिया था, उन लोग ठोक रहे थे लोकल पॉपुलेशन को, किस तरीके से घेर घेर के ठोके जा रहे थे अम्यूजमेंट के लिए, फन के लिए। तो इस पूरे हेजेमोनिक एनवायरनमेंट में, इस पूरे हेजेमोनिक वर्ल्ड व्यू में एक कंट्री अगर सॉवरन रहना चाहता है, अपने सॉवरन राइट्स और प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसको क्या कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा, क्या कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। अगर वो मिलिटरीली स्ट्रांग नहीं है तो उसको क्या कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट ज्यादा छेड़ना नहीं चाहते थे एल्बेफ को। जब हमारा भाई किंग हेरल्ड किंग बनता है, उसका जब हृदय परिवर्तन होता है, तब ये मतलब सब सारा बकचोदी शुरू हो जाता है। तो ऐसे एक वर्ल्ड व्यू में जहाँ पर हेजेमोनिक पावर है, एग्जिस्टिंग हेजेमोनिक पावर है, और कोई कंट्री बेसिकली सॉवरन रहना चाहता है, तो दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस कंट्री के लिए सॉवरन रहने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए। पहला है एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, दूसरा है परसेप्शन। ये दो चीजें बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा काम आता है सॉवरन रहने के लिए। किंग हेरल्ड आने के बाद मिलिट्री भी उड़ गया, जो परसेप्शन था कि मतलब एल्बेफ का कि बहुत ज्यादा राउडी है, रूथलेस है, वो भी उड़ गया मेरे भाई। वो भी मतलब दैट आल्सो गॉट थ्रोन आउट ऑफ द विंडो, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से ईमू ने एक्सप्लॉइट किया है। और हमको पता है कि किस तरीके से ईमू का काइंड ऑफ रीइंट्रोडक्शन हुआ है एल्बेफ में। ईमू ने उनको बॉडी पर पोजीशन लेके उसने कैसे डॉमी रिवर्सल के जरिए से कई सारा अपना डॉरी ब्रॉगी को उसने डॉमी रिवर्सल के जरिए से मतलब मॉन्स्टर्स बना दिया है। उसके पास जायंट्स का आर्मी आ गया है। तो ईमू जो करवाना चाहता था किंग हेरल्ड के जरिए से, जो किंग हेरल्ड बेसिकली रेजिस्ट करता है टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि उसको पता चलता है कि चीजें कैसे काम करता है, तो वो ईमू ने गुनको को बॉडी के ऊपर पोजीशन लेके उसने ऑलरेडी कर दिया है अपने डॉमी रिवर्सल के जरिए से। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि लूफी और ईमू के बीच में क्या क्लैश होता है, क्या वहां पर होने वाला है। तो मेरे भाई मैंने ये चैप्टर के बारे में थोड़ा डिफरेंट तरीके से बात किया है, क्योंकि मैं मतलब किंग हेरल्ड के पर्सपेक्टिव से मतलब ये पूरे चैप्टर को टैकल करना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात किया जा रहा था यार। राजा कैसा होता है, नेशन के लिए वो कितने इंपॉर्टेंट होता है, सॉवरेनिटी कितना इंपॉर्टेंट होता है, दूसरों के साथ, दूसरे कंट्रीज के साथ डील कितना मतलब डील करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर मेटाफर्स भी यूज़ किया जा रहा था कि जो डीलिंग हुआ ईमू और किंग हेरल्ड के बीच में, वो काइंड ऑफ एक मेटाफोरिक एस्पेक्ट भी यहाँ पर आ गया था। तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया यार ये चैप्टर। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को इतना पसंद आएगा ये चैप्टर। आई रियली लाइक दिस चैप्टर मैन, एंड ईमू रियली प्लेड द फक आउट ऑफ किंग हेरल्ड मैन। वी हैव टू एडमिट दैट, बट एट द सेम टाइम मैं बोलूँगा कि किंग हेरल्ड ने कोशिश किया यार, उसका दिल सही जगह पे था, पर जिस तरीके से वो गया अपना बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, वो मे बी सही तरीका ना हो। वो हम लोग अभी मतलब रेट्रोस्पेक्ट में कई सारी चीज़ें बोल सकते हैं। पर तुम्हारा ओपिनियन क्या है यार ये चैप्टर के ऊपर? तुम कैसे देखते हो यार ये चैप्टर को? अगर तुमने ये वीडियो देखा है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना मुझे कि तुम कैसे देख रहे हो यार ये पूरे हालात को। मेरे को मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग, आई रियली लव्ड इट मैन। पर जो कुछ भी था वो था यार। तुमको अगर पसंद आया तो वीडियो डेफिनेटली लाइक कर देना। तो मुझे याद रख इधर भाई VRP, ख्याल रख अपना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीस मेरे भाई।